नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल द क्लासरूम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर आए हम एक नए टॉपिक फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। पिछली क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या था? हमने पढ़ा था एनी पुल और पुश इज फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वह मूव करना शुरू कर देता है, वह अपनी शेप चेंज कर लेता है, अपना साइज चेंज कर लेता है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सपोज ये कोई बॉक्स है और इस पे हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और उस तरफ से भी हम फोर्स लगा रहे हैं। सपोज 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो, उस तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इससे ज्यादा है, यानी कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा? 20 माइनस 10 10 न्यूटन। अब देखो, इस तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगी? यह जो बॉक्स है इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसके अपोजिट अगर इधर हम 20 न्यूटन फोर्स लगा दें, इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर दोनों ही तरफ 10 न्यूटन अगर फोर्स लगाएं तो इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, उधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। दोनों ही तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो यह ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोल सकते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि दोनों साइड से या अपोजिट डायरेक्शन से अगर सेम फोर्स लग रहा हो तो वह ऑब्जेक्ट अपनी मोशन नहीं मूव करेगा, और अगर जो फोर्स है दोनों साइड सेम है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। इसके अपोजिट अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जो शुरुआत में हमने देखा था, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा? इधर हम 10 न्यूटन लगा रहे थे, इधर 20 न्यूटन लगा रहे थे, तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा किसकी डायरेक्शन में? जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, यह रेस्ट में है, तो जब तक इस पर कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या यह मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यह अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज नहीं करेगा। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। सपोज यह मूव करता रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे बॉल का एग्जांपल कल हमने पढ़ा था। अगर ये बॉल जा रही है इस तरफ, कुछ देर बाद रुक जाती है। ये क्यों रुक जाती है? क्योंकि इस पे एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को क्या बोला था हमने? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या है, बॉल रुक पाएगी? नहीं रुक पाएगी। यह लगातार मूव करती रहेगी। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट
remains in its state of motion unless an external unbalanced force is applied on it। यानी कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर ना लगे तो वह अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहता है। स्टेट ऑफ मोशन यानी कि अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है या मूव कर रहा है तो वह मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट वह रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मूव कर रहा तो मूव करता रहना चाहता है। उस ऑब्जेक्ट की है जो टेंडेंसी है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की, इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। आपने देखा होगा, आप सपोज किसी बस में जा रहे हो और अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी बॉडी जो है वह अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है। यानी कि बस के साथ वह मूव कर रही थी, जब ब्रेक लगाते हैं बस तो रुक गई, लेकिन आपकी बॉडी रुकना नहीं चाहती, उसको अपोज करती है, इसीलिए वह आगे चले जाती है। या आप बस खड़ी है और वो एकदम से एक्सेलरेट करती है या मोशन में आ जाती है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। उसमें भी यही होता है कि बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन जब बस मूव करने लग जाती है तो आपकी जो लोअर बॉडी है या आपके पैर है वो भी उसके साथ मूव करते हैं, लेकिन अपर बॉडी जो है वो अपने आप को स्टेट ऑफ रेस्ट में रखना चाहती है। इसी तरह अगर मान लो एक शार्प टर्न आ जाता है, शार्प टर्न आ जाता तो आप दूसरी साइड झुक जाते हैं। मान लो आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं और एक शार्प टर्न पे आप एक साइड झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो है आप उस बस के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन शार्प टर्न से बस इस तरफ मुड़ जाती है, लेकिन आपकी बॉडी क्या कोशिश करती है कि वह अपनी उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे, इसलिए आप एक तरफ झुक जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा वह उतना ही ज़्यादा उसकी जो टेंडेंसी होगी अपोज ऑफ टू चेंज द स्टेट ऑफ इट्स मोशन वह ज़्यादा होगी। सपोज आप एक साइकिल को किसी फोर्स से धकेल रहे हो और उतने ही फोर्स से आप एक ट्रक को या बड़े ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, आप साइकिल को इजीली मूव करवा पाओगे, जबकि जो हेवियर बॉडी है जैसे कि ट्रक है उसमें क्या है, नेग्लिजिबल वेलोसिटी प्रोड्यूस कर पाओगे। तो हम कह सकते हैं इसका जो मास है इस बॉडी का वो ज़्यादा है इससे, इसलिए इसका जो इनर्शिया है वो भी लार्जर है किससे, इस बॉडी से जिसका मास कम था। या हम कह सकते हैं इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। ज़्यादा मास वाली बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, कम मास वाली बॉडी का इनर्शिया कम होगा।